Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, and today we are going to discuss about classification of wood. It is part of Unit 4th of second paper of Botany, BSc second year. तो जैसा हमने देखा कि बॉटनी के BSc सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर की 4th यूनिट के अंदर इकोनॉमिक बॉटनी की कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स को हमें पढ़ना है। उसमें से हमने सीरियल्स पढ़ लिए हैं, पल्सेस भी पढ़ लिए हैं और वुड का इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ वुड की चर्चा करेंगे कि वुड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वुड बेसिकली हमने देखा कि वुड इज सेकेंडरी जाइलम, जो द्वितीयक जाइलम द्वितीयक वृद्धि के बाद डेवलप होता है, उस द्वितीयक जाइलम को ही हम वुड या लकड़ी कहते हैं। और वुड हमें पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं उनके तनों से प्राप्त होती है। यूजुअली जिम्नोस्पर्म से तो वुड मिलती ही है, साथ ही एंजियोस्पर्म्स के अंदर द्विबीजपत्री पौधे जिनमें कैम्बियम उपस्थित होता है, जिनके द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें संभव हो पाती है, उन्हीं पौधों से हमें वुड मिलती है। तो वुड जिस प्लांट से मिलेगी, इट शुड बी पेरिनियल एंड इट शुड हैव कैम्बियम विच कैन डू सेकेंडरी ग्रोथ एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलम। तो वुड इज सेकेंडरी जाइलम और इस वुड को, इस लकड़ी को विभिन्न प्रकार से, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो हम इसमें से एक के बाद एक देखते हैं। पहला है पोरस वुड एंड नॉन पोरस वुड। अब ये क्या होता है? अछिद्रित और छिद्रित। पोरस यानी जिसके अंदर पोर मिल रहे हों, पोर दिख रहे हों, छेद दिख रहे हों, यानी छिद्रित लकड़ी हो गई, छिद्रित काष्ठ। और नॉन पोरस अछिद्रित काष्ठ जिसमें छेद नहीं दिख रहे हों। तो छेद कैसे दिख रहे हैं? ये पोरस और नॉन पोरस का कैरेक्टर डिपेंड करता है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेसल्स। वाहिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हम डिवाइड करते हैं इसे। अगर किसी पौधे की वुड में यानी जाइलम के अंदर वाहिकाएं उपस्थित हैं तो उसे हम पोरस वुड की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर सेकेंडरी जाइलम जो डेवलप हुआ है उसमें वाहिकाएं नहीं हैं तो उसे हम नॉन पोरस वुड में रखते हैं। और आप सभी जानते हैं, जब हमने एनाटॉमी की कुछ यूनिट्स पढ़ी थी स्टार्टिंग की, तो आपने जाना था कि जिम्नोस्पर्म्स जो पौधे होते हैं उनके जाइलम में वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं, खाली एक ग्रुप नीटेल्स को छोड़ के, जिसमें एफिड्रा, नीटम कुछ प्लांट्स आते हैं। तो बाकी सारे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर उन पौधों में वेसल्स एब्सेंट होती हैं। तो जिनमें वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं उसे नॉन पोरस वुड की कैटेगरी में रखा जाता है। और यूजुअली जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, जितने भी आवृत बीजी पौधे हैं, उन सभी के जाइलम में वाहिकाएं मिलती हैं, तो उन सभी को हम पोरस वुड की कैटेगरी में रखते हैं। पर यहाँ आपको याद होगा कि हमने एक्सेप्शन पढ़े थे, ऐसे एंजियोस्पर्म पौधे जिसमें वेसल नहीं मिलती है, वेसललेस एंजियोस्पर्म्स पौधे भी होते हैं। परंतु यहाँ जो बात कर रहे हैं, मैक्सिमम जितने भी एंजियोस्पर्म जिनके जाइलम में वाहिकाएं होती हैं उन्हें पोरस वुड की कैटेगरी में रखते हैं। बट अब एक और क्लासिफिकेशन, इसी का सब क्लासिफिकेशन है। पोरस वुड को भी दो में डिवाइड किया जा सकता है, रिंग पोरस वुड एंड डिफ्यूज पोरस वुड। रिंग पोरस वुड की जो वेसल्स हैं वो अलग अलग व्यास की होंगी और इस वजह से क्या होगा, वो रिंग में अरेंज होने के कारण हमें जो पोरस वुड दिख रही है वो रिंग पोरस वुड के फॉर्म में दिख रही हैं। यानी वेसल्स ऑफ स्प्रिंग वुड दे आर डिस्टिंक्टली लार्जर देन दोज ऑफ द ऑटम वुड। तो इस वजह से इन वुड्स को हम रिंग पोरस वुड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे क्वर्कस, अल्मस आदि कुछ पौधों के अंदर ये देखते हैं कि अलग अलग डायमीटर की साइज की वाहिकाएं बनती हैं जो कि एक रिंग में अरेंज होती हैं। और डिफ्यूज पोरस वुड में क्या होता है, जिसके अंदर वेसल सारी जो बन रही हैं वो यूनिफॉर्म डायमीटर की हैं, यूनिफॉर्म साइज की हैं, यानी सिमिलर डायमीटर है। तो आप अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, रिंग्स अलग से नहीं बन रही हैं। तो जाइलम की जो वाहिकाएं हैं सारी एक ही साइज की हैं, तो अलग से उसमें कोई रिंग के रूप में, एनुअल रिंग के रूप में डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पा रहा है। तो उस प्रकार की वुड को हम डिफ्यूज पोरस वुड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे एसर, पॉपुलस, बिटुला, ये कुछ प्लांट्स हैं जिसके अंदर ग्रोथ रिंग्स के फॉर्म में पोरस वुड नहीं मिलती, डिफ्यूज पोरस वुड मिलती है। तो पोरस वुड, नॉन पोरस वुड, दिस कैरेक्टर इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन सेकेंडरी जाइलम। नाउ द सेकेंड कैरेक्टर जिसके आधार पर वुड को क्लासिफाई किया गया है वो कैरेक्टर है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जाइलम फाइबर्स। और उस आधार पे दो प्रकार की वुड होती है, हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड।
तो जाइलम फाइबर, जब जाइलम की संरचना पढ़ी थी आपने, तो आपने देखा था कि जाइलम 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें आते हैं ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, अर्थात वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम रज्जुतक। तो जाइलम तंतु, तो हमने पढ़ा था कि जाइलम तंतु स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है, दृढ़ोतक होता है। और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आप जानते ही हैं कि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का कार्य करता है। तो जिस वुड में, उसके सेकेंडरी जाइलम में अगर जाइलम फाइबर उपस्थित है तो वो वुड कैसी होगी? मजबूत होगी, मैकेनिकली स्ट्रांग होगी, उसमें स्ट्रेंथ होगी। तो उस वुड को हार्ड वुड कह देंगे। और जिस वुड के अंदर उसके जाइलम में जाइलम फाइबर एब्सेंट होंगे, उस वुड को सॉफ्ट वुड कह देंगे। तो ऐसा किसमें होता है? जनरली आप जानते ही हैं कि जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके जाइलम में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जितने भी आवृतबीजी पौधे हैं उनके वुड को हार्डवुड कह देंगे। और जितने जिम्नोस्पर्म पौधे हैं, तो जिम्नोस्पर्म के जाइलम में जाइलम फाइबर्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं। इस वजह से जिम्नोस्पर्म की वुड जैसे पाइनस, सिड्रस यानी चीड़, देवदार, ये जो लकड़ी है वो सॉफ्ट वुड कहलाएगी। और नीम की लकड़ी या शीशम की लकड़ी वो जो है हार्डवुड कहलाएगी। तो पहला तो हमने देखा था पोरस वुड और नॉन पोरस वुड, जो कि वेसल्स की उपस्थिति, जाइलम में वाहिकाओं की उपस्थिति पे डिपेंड कर रहा था। दूसरा हमने देखा है हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड, जो कि जाइलम में फाइबर्स की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। नाउ वी कम टू द वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ ऑल द वुड्स विच इज नोन एज एनुअल रिंग्स या वार्षिक वलय। और इससे आप निश्चय ही परिचित होंगे, आपकी 11th और 12th की क्लासेस में आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो आप देख रहे हैं ये कुछ प्लांट्स के यहाँ पे टीएस कटे हुए हैं और उसमें आपको डार्क और लाइट जोन्स नजर आ रहे हैं, रिंग के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये एनुअल रिंग्स कैसे बनती हैं। एनुअल रिंग्स या वार्षिक वलय, वार्षिक वलय के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो उस हिसाब से भी वुड को कई कैरेक्टर्स के नाम पे डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है अर्ली वुड या लेट वुड। अर्ली वुड को स्प्रिंग वुड भी कहा जाता है और लेट वुड को ऑटम वुड भी कहा जाता है। स्प्रिंग वुड अर्थात बसंत ऋतु, और लेट वुड यानी ऑटम वुड जिसे हम कह रहे हैं वो शरद ऋतु, यानी स्प्रिंग सीजन में बनने वाली काष्ठ और शरद ऋतु में बनने वाली लकड़ी है, उसे ऑटम वुड कह रहे हैं। अर्ली वुड यानी जो कि अर्ली मंथ्स ऑफ ईयर, यानी एक कैलेंडर ईयर जब शुरू होता है तो उसके अर्ली मंथ्स यानी फरवरी मार्च के दौरान बनने वाली सेकेंडरी जाइलम, और लेट मंथ्स ऑफ ईयर यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के सीजन में बनने वाली जो सेकेंडरी जाइलम है उसको हम लेट वुड की कैटेगरी में रखते हैं। और जो अर्ली वुड बन रही है, जो स्प्रिंग सीजन में जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, उसके अंदर जो वेसल्स होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, उनका डायामीटर बड़ा होता है। दे हैव लार्ज डायामीटर, अर्थात चौड़ी वाहिकाएं होती हैं। जबकि अगर लेट वुड बन रही हैं, अर्थात जो कि कैलेंडर ईयर के लेट मंथ्स में बन रही हैं, शरद ऋतु में बन रही हैं, तो उस समय जो जाइलम के अंदर वाहिकाएं बनती हैं वे नैरो डायामीटर की होती हैं, कम व्यास की होती हैं। और जो वाहिकाएं बनी हैं उनकी सेल्स अर्ली वुड में तो बहुत ही पतली भित्ति की होती हैं और वे लाइट इन कलर होती हैं, जबकि लेट वुड के अंदर जो वेसल्स बनती हैं उनकी भित्ति मोटी होती है और इसी वजह से उनका डायमीटर व्यास जो है वो कम हो जाता है, ल्यूमेन छोटी हो जाती है और वे कलर में डार्क रंग की दिखती हैं। तो एनुअल रिंग में अगर आप देखें तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो एक साल को अगर आप डिवाइड कर लें अर्ली वुड और लेट वुड, तो जो स्टार्टिंग के मंथ्स में जो सेकेंडरी जाइलम बना है सेकेंडरी ग्रोथ होकर के, वो आपको चौड़ी चौड़ी वेसल्स वाला नजर आएगा। और जब उस कैलेंडर ईयर का लास्ट के मंथ्स आते हैं, शरद ऋतु शुरू होती है, तो उस समय जो सेकेंडरी जाइलम बना है उसके अंदर जो वेसल्स दिखेंगी वो नैरो डायमीटर्स की दिखेंगी। तो इस आधार पे हमने अर्ली वुड और लेट वुड के रूप में क्लासिफाई किया है, हार्डवुड एंड सेपवुड। ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ एनुअल रिंग्स, बट इसे आप समझिए कि हार्डवुड जिसे ड्यूरामन भी कहते हैं और सेपवुड को हम एल्बर्नम भी कहते हैं। हार्डवुड यानी हार्ट यानी सेंटर ऑफ एनी वुड, यानी जो सेंट्रल में जो डार्क रंग का पार्ट मिलता है किसी लकड़ी के अंदर उसे हार्डवुड कहा जाता है। और जो पेरिफेरल एरिया के अंदर उसके बाहर की ओर परिधीय क्षेत्र में जो हल्के रंग का क्षेत्र दिखाई देता है उसे सेपवुड के नाम से जानते हैं। अब ये हार्डवुड और सेपवुड में बेसिकली अंतर क्या है? एक डार्क बन रही है, एक लाइट कलर की बन रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? हार्डवुड के अंदर क्या होता है कि जो वाहिकाएं होती हैं जाइलम की, वो वाहिकाएं टाइलोसिस के द्वारा प्लग हो जाती हैं यानी बंद हो जाती हैं। और टाइलोसिस क्या होता है? जब आप द्वितीयक
वृद्धि पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि टेलोसिस क्या है। सेकेंडरी जाइलम के अंदर जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वे क्या करती हैं, वो वेसल्स वाहिकाओं की जो गुहिका है उस गुहिका के अंदर एंटर होकर के उसे अवरुद्ध कर देती हैं, उसे टेलोसिस कहते हैं। वो टेलोसिस में कभी कभी उसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स और कुछ ऐसे गम रेजिन्स भी बढ़ जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि वाहिका ब्लॉक हो जाती है। और जब वाहिका ब्लॉक हो जाती है तो आप जानते ही हैं कि जाइलम के अंदर वाहिकाओं के द्वारा पानी का कंडक्शन होता है। तो जब वाहिकाएं ब्लॉक हो गई तो पानी का कंडक्शन बंद हो जाता है। पानी का कंडक्शन ब्लॉक हो गया तो अब वो रीजन धीरे धीरे डार्क रंग का होता चला जाता है। इवन उसके अंदर जो कुछ एसेंशियल ऑयल्स और गम्स ये सब भरे होते हैं, उस वजह से फायदा क्या होता है कि ये जो हार्डवुड होती है इट इज़ रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक्स एंड फंगल अटैक्स। इस तरीके की जो लकड़ी के ऊपर कभी फंगस लग जाए या इंसेक्ट्स का अटैक हो, उस सब के प्रति ये प्रतिरोधी हो जाती है। और इसका फ़ायदा हम लोग लेते हैं किस रूप में कि हम हार्डवुड को ही हम हमारे वुडन आर्टिकल्स बनाने में, फर्नीचर बनाने में, कैबिनेट्स बनाने में, ये सब बनाने में हम हार्डवुड का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्या होता है कि हार्डवुड जो है इट इज़ मोर ड्यूरेबल, ज़्यादा लंबे समय तक टिकाऊ रहती है, एंड इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू स्टेम। तो हार्डवुड सेंट्रल पोर्शन है और ड्यूरेबल पोर्शन है, और मोस्टली फर्नीचर के अंदर या वुडन आर्टिकल्स में हम इसी का प्रयोग करते हैं। परंतु इसके बजाय अगर हम देखें सैपवुड को देखें तो नाम से पता चल रहा है रस कास्ट जिसे आप कहोगे, तो इसमें सैप का कंडक्शन इजीली हो रहा है, यानी वाटर का कंडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ जो है वाहिकाएं उसके अंदर टेलोसिस के द्वारा प्लगिंग नहीं हो रही हैं, वाहिकाएं चौड़ी हैं, तो इस वजह से वाटर का मूवमेंट कंटिन्यूस हो रहा है। परंतु इस वजह से क्या होता है कि वो जो वुड बन रही है वो लेस ड्यूरेबल हो गई है, ज़्यादा लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह पाती, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, उसमें कंटिन्यूसली एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन हो रहा है। तो हार्डवुड एंड सैपवुड एक और कंसेप्ट। एंड ये एक फोटोग्राफ है जहां आप हार्डवुड देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में, सैपवुड देख रहे हैं उसके बाहर की ओर, और सेंटर में पिच भी दिख रहा है आपको, और साथ में आपको रिंग्स दिख रही हैं। तो जो लाइट कलर का पोर्शन है वो अर्ली वुड को दिखा रहा है, और लेट वुड जो है वो डार्क कलर के पोर्शन को शो कर रहा है। तो अर्ली और लेट वुड दोनों को मिला करके एक कंबाइंड ग्रोथ रिंग कहलाती है। तो एनुअल रिंग जो है वो अर्ली वुड और लेट वुड के रूप में हम पढ़ सकते हैं, और सेंटर का डार्क पोर्शन हार्डवुड और बाहर का लाइट पोर्शन जो है वो सैपवुड कहला रहा है। ये एक वुड का टीएस है जिसके अंदर आप ये सारे पोर्शंस देख पा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ भी एक सॉफ्टवुड और हार्डवुड को दिखाते हुए बता रखा है कि हार्डवुड यानी जिसमें जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं यानी एंजियोस्पर्म्स में, और सॉफ्टवुड यानी जिसमें जाइलम फाइबर्स एब्सेंट होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म का यहाँ एग्जाम्पल रेड पाइन की वुड दिया गया है, और हार्डवुड का एग्जाम्पल रेड ओक का दिया गया है जो एंजियोस्पर्म है। और दोनों में सेंटर का डार्क पोर्शन में आप देख रहे हैं हार्डवुड दिख रही है, और लाइटर पोर्शन में सैपवुड दिख रही है। और इसी के अंदर अब आप तो उसमें आप देख रहे हैं कि एक ग्रोथ रिंग दिख रही है आपको। ये जो ग्रोथ रिंग है, इस ग्रोथ रिंग की जो लाइट वाला पोर्शन है, ये जो लाइट पोर्शन है, दिस लाइट पोर्शन इज नोन एज अर्ली वुड, और जो डार्क वाला पोर्शन दिख रहा है वो कहलाता है लेट वुड, जो कि साल के कुछ अंतिम महीनों के अंदर बनता है, यानी शरद ऋतु के अंदर बनता है। और इन दोनों को मिला करके ही हम अर्ली और लेट वुड को मिला करके एक एनुअल रिंग हम कहते हैं। तो हार्डवुड आपने देख लिया, अंदर सेंटर में है, डार्क कलर का पोर्शन है, और जो सैपवुड है वो बाहर की ओर मिलने वाला लाइट कलर का पोर्शन है। नाउ डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण ब्रांच है, और जिसके तहत हम क्या करते हैं कि वृक्षों की आयु का पता लगाते हैं। और आयु का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, कि ये जो हमने देखा ये एनुअल रिंग्स जो बन रही हैं, वार्षिक वलय जो इसके अंदर बन रहे हैं, एक साल के अंदर अर्ली वुड और लेट वुड के रूप में जो वार्षिक वलय बन रहे हैं, उसके आधार पे हम एक वृक्ष की एज को काउंट कर लेते हैं। और ये काउंटिंग के द्वारा हम किसी भी प्लांट की ग्रोथ जब हुई होगी उस समय कैसा क्लाइमेट रहा था उसका पता भी हम कर लेते हैं। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के जो फादर हैं वो फादर ऑफ डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से एंड्रयू ई डगलस को जाना जाता है। इसके अलावा भी कई सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको शुरू किया था, परंतु मैक्सिमम वर्क जो डगलस ने किया था 1867 से 1962 के दौरान, उसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा गया। कई सारे प्लांट्स के ऊपर उन्होंने ये अध्ययन किया था। ऐसा होता क्यों है, एनुअल रिंग्स बनती क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठना चाहिए आपके दिमाग में। और ये क्यों बनती हैं एनुअल रिंग्स? क्योंकि टेम्परेचर के अंदर जब वेरिएशन होता है तो उस वेरिएशन से कैम्बियम की एक्टिविटी पे फर्क पड़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कैम्बियम की एक्टिविटी भी यूजुअली बढ़ जाती है, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है यानी सर्दियाँ आ गई हैं तो कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो जाती है।
और उससे क्या होता है कि अलग अलग साइज की वाहिकाएं जाइलम के अंदर बनती हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ गया यानी स्प्रिंग सीजन आ गया, बसंत ऋतु आ गई, बसंत काष्ठ बन रहा है, उस समय तो क्या हो रहा है, वाहिकाएं चौड़ी हैं क्योंकि उसके अंदर अधिक उनको रसारोहण करना है, मूवमेंट ज़्यादा करना है। उस समय कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव हो गया और वो बड़ी बड़ी साइज की वेसल्स बनाने लग गया। और जब सर्दी की ऋतु आई तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि सर्दी की ऋतु आई तो हम सिकुड़ गए, तो उस समय कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो गई और उस वजह से उसने छोटी ल्यूमेन यानी छोटे डायमीटर की वेसल्स बनाई, तो उस समय जो वुड बनी वो लेट वुड कहला रही है। तो अब इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि क्या टेम्परेचर उस दौरान रहा होगा। एज ऑफ अ ट्री इट कैन बी काउंटेड बाय काउंटिंग दीज ग्रोथ रिंग्स। और परंतु नॉट ओनली टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है इस कैम्बियम की एक्टिविटी पे, परंतु अगर मिट्टी के अंदर पानी की कमी है, अधिकता है, उसका प्रभाव भी एनुअल रिंग्स के बनने पे पड़ता है। अगर किसी इंसेक्ट का आउटब्रेक हुआ है या कुछ नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो भी कैम्बियम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं और उस वजह से भी एनुअल रिंग्स की फॉर्मेशन में आपको इफेक्ट दिखेगा। यानी जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम के बनने में, सेकेंडरी जाइलम के विभिन्न अवयवों, विभिन्न एलिमेंट्स के बनने में कैम्बियम का और उसके कैम्बियम के ऊपर, कैम्बियम की एक्टिविटी के ऊपर विभिन्न प्रकार के कारकों का प्रभाव पड़ता है और उस वजह से अलग अलग वार्षिक वलयें जो हैं बनती हैं। एक साल के अंदर आपको अर्ली वुड भी दिखती है और लेट वुड भी दिखती है। अब यहाँ एक बात ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ग्रोथ रिंग्स हैं वो सारे प्लांट्स के अंदर नहीं बनती, सारे एरियाज के प्लांट्स में नहीं मिलेंगी। अगर सेम प्लांट बम्बई में ग्रो कर रहा है, चेन्नई में ग्रो कर रहा है, कलकत्ता में ग्रो कर रहा है, तो वहाँ आपको एनुअल रिंग्स नहीं दिख रही हैं। क्यों नहीं दिख रही हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ यूजुअली टेम्परेचर ऑल द ईयर एक जैसा रहता है समुद्र के पास मिलने वाली कंट्रीज में और प्लेसेस में, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ रिंग्स नहीं दिखती हैं। परंतु वही प्लांट अगर शिमला में लग गया जहाँ पे 0 डिग्री से लेके 38 और 48 डिग्री तक टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, तो वहाँ पे उस प्लांट के अंदर ग्रोथ रिंग्स डेवलप होंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उसके अंदर ग्रोथ रिंग्स यूजुअली नहीं बनती हैं। इसी से एक और ब्रांच का जन्म होता है डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। डेंड्रो वर्ड वृक्ष के लिए आता है, तो डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी अर्थात स्टडी ऑफ क्लाइमेट बेस्ड ऑन द डेटा विच इज स्टोर्ड इन द ग्रोथ रिंग्स। तो यानी वार्षिक वलय का जब आप डेटा का स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे और आप पता लगाएंगे कि उसके वृक्ष की आयु को तो आप पता लगा ही लेंगे कि ये फर्स्ट ईयर के रहेंगे, ये सेकंड ईयर के रहेंगे, थर्ड ईयर के रहेंगे, यानी इस पौधे की एज इतनी है, यहाँ तक तो आप पता लगा ही लेंगे। परंतु साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि हर रिंग बनने के समय क्या क्लाइमेट रहा होगा। तो कई सारे क्लाइमेटिक जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी हमें पता चल जाते हैं एनुअल रिंग्स के द्वारा, उनकी स्टडी से। तो उससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ है डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। सो यहाँ हमने क्लासिफिकेशन को फिनिश किया, जिसमें आपने विभिन्न प्रकार की वुड को देखा। कोई वुड हार्ड वुड होती है, सॉफ्ट वुड होती है, कोई अर्ली वुड और लेट वुड कहलाती है, कोई हार्ट वुड और सेप वुड कहलाती है, और कोई पोरस वुड और नॉन पोरस वुड कहलाती है। और इसी आधार पे जब हम हमारे कोर्स में जो प्लांट्स 4 दिए गए हैं तो उनकी जब वुड का हम वर्गीकरण करेंगे तो हम उसको उसी हिसाब से रख के पढ़ेंगे कि उनमें वो वुड, अगर मान लीजिए जिम्नोस्पर्म प्लांट है, यानी अगर आपके कोर्स में सिड्रस है तो वो वुड जो होगी नॉन पोरस वुड होगी या वो सॉफ्ट वुड होगी। पर अगर आपके कोर्स में आपको टेक्टोना पढ़ना है, सागवान की लकड़ी पढ़नी है जो कि एंजियोस्पर्म है, तो वो वुड हार्ड वुड होगी क्योंकि उसके अंदर जाइलम फाइबर्स मिलते हैं। तो इसी आधार पे हम विभिन्न प्रकार की जो वुड है, विभिन्न प्लांट्स की जो वुड है, उसको वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वुड। थैंक यू वेरी मच।